प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं मोहनलाल जांगेड़ फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब देखें, गत जो वीडियो था उसमें हमने एक पहला न्यूमेरिकल सोल्व कर लिया था। आज जो है ये न्यूमेरिकल सेकंड आता है। न्यूमेरिकल है एक अवतल दर्पण के सामने रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये कोई हमारे सामने कोई अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण के सामने कोई बिंब रखा हुआ है और इस बिंब का जो प्रतिबिंब है वो इसी दर्पण के सामने प्राप्त होता है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 98 सेंटीमीटर हो तो बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। कहने का अर्थ ये हो गया कि इस बिंब का जो यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है उस प्रतिबिंब की जो दूरी है वो 100 सेंटीमीटर है। यदि इस दर्पण की फोकस दूरी 98 सेंटीमीटर हो तो बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए कि जो हमारे पास जो बिंब प्राप्त होगा ये दर्पण से कितनी दूरी पर प्राप्त होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। दिया गया है, देखिए, प्रतिबिंब जो है वो 100 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। तो मीन्स V का जो मान है वो 100 सेंटीमीटर है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 98 सेंटीमीटर हो, F = 98 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, इसमें स्पष्ट है कि बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के सामने प्राप्त होता है। तो दर्पण के सामने मीन्स वास्तविक और उल्टा होगा। तो इसके लिए V का मान ऋणात्मक और फोकस दूरी जो है वो अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। अब देखिए, हमें ज्ञात करना है बिंब की दूरी, तो U का मान हमें ज्ञात करना है। चूंकि दर्पण समीकरण से, देखिए, दर्पण समीकरण आपका होता है 1/F = 1/V प्लस 1/U। 1/F, F का मान रखेंगे -98 = V का मान रखेंगे -100 प्लस 1/U। देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो राशि अज्ञात होती है उस राशि के लिए हम साइन कन्वेंशन मीन्स चिन्ह परिपाटी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखिए, यहां से U का मान हमें ज्ञात करना है -98, इसको जब पक्षांतरित करेंगे प्लस 1/100, यहां से इसे सोल्व करते हैं, लघुत्तम लेते हैं, तो यहाँ पे होगा -100 प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे, 98 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 98, तो यहाँ पे मान प्राप्त होगा -2/9800। अब देखिए, ये जो मान प्राप्त हुआ है ये 1/U का मान प्राप्त हुआ है। तो U का मान होगा 9800/-2 मीन्स 2 4 जा 8, बैलेंस 1, 2 9 जा 18, यहाँ पे आएगा -49 सेंटीमीटर। तो U का जो मान प्राप्त होगा ये होगा -49 सेंटीमीटर। और ये हम जानते हैं कि 10⁻² सेंटीमीटर = होता है 1 मीटर। तो मैं इसको लिख सकता हूं -49 मीटर। ये हो गया इसका आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है ये है
कि एक मनोरंजन पार्क में लगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, वक्रता त्रिज्या। एक बालिका दर्पण के सामने इस प्रकार से खड़ी है कि यह अपनी लंबाई की 2.5 गुना प्रतीत होती है। यदि प्रतिबिंब सीधा है तो यह दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी है। तो देखिए सबसे पहली बात, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है और किस राशि के बारे में पूछा गया है। तो देखिए इसे सोल्व करते हैं। अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है कैपिटल R इक्वल टू 4 मीटर, चूंकि दर्पण अवतल है तो यहां पे आएगा -4। अब देखिए हम ये जानते हैं कि फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो यहाँ पे आएगा -4/2 इक्वल टू -2 मीटर। ये आ गई इसकी फोकस दूरी। अब देखिए ये बालिका दर्पण के सामने इस प्रकार से खड़ी है कि अपनी लंबाई की 2.5 गुना प्रतीत होती है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि प्रतीत हो रही है, इसका जो प्रतिबिंब है वो प्रतीत होता है, तो मीन्स प्रतिबिंब आभासी होगा। दूसरी बात, प्रतिबिंब सीधा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है रेखीय आवर्धन 2.5 गुना प्रतीत होती है वास्तविक लंबाई की। तो देखिए m का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 2.5। मान किसका पूछा है, यह दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी है, मीन्स u का मान पूछा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था रेखीय आवर्धन u और f के पदों में इसका जो सीधा सिंपल जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे हम। क्या, चूंकि m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u। अब यहाँ पे मान रख देते हैं और इसे सरल करते हैं। तो देखिए m का मान कितना रखेंगे, 2.5, चूंकि प्रतिबिंब आभासी और सीधा है तो इसके लिए रेखीय आवर्धन का मान धनात्मक होगा। f का मान है -2 अपॉन -2 माइनस u। अब देखिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आएगा -5, इसको इससे करेंगे -2.5u इज इक्वल टू -2। अब देखिए हमें मान ज्ञात करना है u का, तो यहाँ पे आएगा 2.5u इज इक्वल टू -2 + 5 पक्षांतरण के द्वारा। तो यहाँ पे मान प्राप्त होगा 2.5u इज इक्वल टू 3, तो u इज इक्वल टू 3 अपॉन -2.5। अब देखिए भाग देते हैं तो यहाँ पे आएगा, भाग देने से 1 पॉइंट यहाँ पे बचेगा 0.5। अब देखिए यहाँ पे 0.5 बचेगा तो यहाँ पर 0 लगाएंगे क्योंकि इसमें भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे सीधा सीधा 2.5 दूनी 5 मीन्स 1.2। अब देखो ये माइनस है तो ये आएगा माइनस का 1.2 सेंटीमीटर। और हम ये जानते हैं कि बिंब की जो दूरी है वो सदैव कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आता है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, उत्तल दर्पण और इसकी फोकस दूरी है स्मॉल f। चूंकि हम ये जानते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होती हैं, ये इसका अध्ययन हमने चिन्ह परिपाटी में कर लिया है। एक वास्तविक बिंब इसके सामने इसके ध्रुव से स्मॉल f दूरी पर रखा जाए तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखो कहने का अर्थ ये हो गया
अब की बार जो हमें दिया गया है वो दिया गया है उत्तल दर्पण। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। और ये अपन ये देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है कि एक वास्तविक बिंब इसके सामने इसके ध्रुव से f दूरी के ऊपर है। जैसे मान लिया कि इसकी जो फोकस दूरी है वो स्मॉल f है, इसकी फोकस दूरी क्या मान लेते हैं स्मॉल f, और जितनी इसकी फोकस दूरी है उतनी ही दूरी पर इसके ध्रुव से कोई वास्तविक बिंब रखा हुआ है। वास्तविक बिंब सदैव बाईं ओर होता है। तो देखिए इसका जो ध्रुव है इसके ध्रुव से लगभग इतनी दूरी पर, अगर ये दूरी 10 सेंटीमीटर है तो ये दूरी भी लगभग कितनी होगी, लगभग 10 सेंटीमीटर की दूरी होगी। तो यहाँ पर कोई बिंब रखा हुआ है ए बी। अब देखिए प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब देखो एक बार हम डायग्राम से देखते हैं। जैसे ये कोई बिंब है, ये दर्पण उत्तल है, तो हम ये जानते हैं कि मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस में से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो देखो चूंकि ये दर्पण जो है ये मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को दूर दूर कर देता है, लेकिन ये प्रकाश की किरण जो है ये फोकस में से गुजरती हुई प्रतीत होगी। दूसरा जो है ये है कि दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण मुख अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है वह उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है। लेकिन ये किरण, इस किरण को जब यहां से देखते हैं तो ये किरण पीछे से आती हुई प्रतीत होती है। अब देखो ये दोनों किरणें जिस बिंदु के ऊपर मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु के ऊपर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, जो कैसा होगा, सीधा और आभासी। अब देखो हम यहां से अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो प्रतिबिंब है ये लगभग इन दोनों के फोकस बिंदु के और दर्पण के ध्रुव के लगभग बीच प्राप्त होगा। तो देखिए इसे सोल्व करते हैं। दिया गया है, देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f है, फोकस दूरी स्मॉल f, एक वास्तविक बिंब इसके सामने ध्रुव से f दूरी पे है, मींस यहां से और यहां तक की जो दूरी है वो f के इक्वल है। बिंब दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं स्मॉल u इक्वल टू होगा -f। तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति ज्ञात करनी है। अज्ञात राशि में हम चिन्ह परिपाटी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखिए चूंकि दर्पण समीकरण से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u मान रखें। फोकस दूरी इसकी f है, v का मान हमें ज्ञात करना है, u का मान -f है। v का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसको पक्षांतरित करेंगे तो 1/f, ये इधर आके प्लस का होगा 1/f। जब हर समान है तो अंश जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2/f, या फिर इसको लघुत्तम लेके सरल कर देते हैं। तो v का मान जो प्राप्त होगा वो कितना आएगा, f/2, अर्थात प्रतिबिंब की जो दूरी है वो फोकस दूरी की आधी होगी, मींस लगभग बीच में प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहां लिखते हैं। अब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, तो स्थिति तो आ गई, इसकी प्रकृति होगी यह है सीधा, आभासी व धुंधला, या फिर धूमिल कह सकते हैं हम इसे, धूमिल प्राप्त होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या दिया गया है क्वेश्चन में।
सोल्व करते हैं। दिया गया है तो देखिए इसकी फोकस दूरी दे रखी है अवतल दर्पण की 24 सेंटीमीटर, चूंकि फोकस दूरी अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब की जो दूरी है वो है -36 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, दर्पण समीकरण यूज करते हैं। चूंकि दर्पण समीकरण से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देखिए जिस राशि का मान हमें ज्ञात करना है उस राशि को हम वन साइड करते हैं। 1/v इक्वल टू 1/f, इसको पक्षांतरित करेंगे -1/u। लघुत्तम लेते हैं इनका, f से f कैंसिल, u माइनस u से u कैंसिल f। अब देखिए यहाँ ये 1/v का मान प्राप्त हुआ है, v का मान प्राप्त होगा fu अपॉन में u माइनस f। मान रख देते हैं तो देखिए f की वैल्यू है -24, u की वैल्यू है -36, u माइनस f, u की वैल्यू है -36 माइनस f की वैल्यू है -24। तो यहाँ देखिए अब इसे सरल करते हैं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 24 इंटू 36 अपॉन -36 प्लस 24। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो मान बचेगा वो क्या मान प्राप्त होगा, 24 गुणा 36 बटा देखो माइनस का 36 और प्लस का 24, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा -12। अब इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे मान आएगा 12 टू जा 24, 36 टू जा 72, तो यानी कि -72 सेंटीमीटर। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है ये वास्तविक व उल्टा होगा जो बिंब की ओर होगा। तो यहाँ लिखते हैं अतः प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो देखिए हमने इस अध्याय में सेकंड जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब आता है प्रकाश का अपवर्तन, मीन्स प्रकाश से संबंधित ये भी एक घटना है। तो देखिए यहाँ पे अपवर्तन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, अपवर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है पथ से विचलित होना या मुड़ना। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि प्रकाश जो है वो अपने पथ से विचलित कब होता है और क्यों होता है। प्रकाश के जो अपवर्तन का कारण है वो क्या है और अपवर्तन क्यों घटित होता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो माध्यम हैं, एक तो है विरल माध्यम और दूसरा जो है ये है सघन माध्यम, या सघन माध्यम के रूप में हम कोई कांच की पट्टिका ले लेते हैं। मान लिया ये हमारे पास कोई कांच की पट्टिका है। अब देखिए यहां पर कोई प्रकाश स्रोत है, जब इस प्रकाश स्रोत से
निकलने वाली कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में प्रवेश करती है। अब देखिए सबसे पहली बात ये उठती है कि विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होते हैं। तो देखिए विरल माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें पदार्थ के कण दूर दूर होते हैं, अर्थात जिसका घनत्व कम होता है, जैसे वायु या हवा और निर्वात। देखो ये विरल माध्यम के एग्जाम्पल हैं। प्रश्न ये उठता है कि निर्वात क्या है। तो निर्वात जो है वह स्थान होता है जहां पर वायु उपस्थित नहीं होती है। और जो सघन माध्यम होता है वह माध्यम जिसमें पदार्थ के कण पास पास होते हैं, सघन माध्यम कहलाता है। इस माध्यम का जो घनत्व है वो अधिक होता है। अब देखिए सघन माध्यम में, जैसे सघन में कांच या पानी या कोई भी द्रव पदार्थ हो सकता है, लेकिन यदि हम कांच और पानी में तुलना करते हैं तो पानी जो है वो कांच की अपेक्षा विरल होता है। क्यों होता है? ये डिपेंड करता है अपवर्तनांक के ऊपर। अब अपवर्तनांक क्या है तो इसका अध्ययन हम आगामी टॉपिक में करेंगे। अब देखिए ये माध्यम विरल है और ये माध्यम सघन है। इन दोनों माध्यमों को पृथक पृथक करने वाला जो पृष्ठ है ये कहलाता है आपका पृथककारी पृष्ठ। ये कहलाता है पृथककारी पृष्ठ। अब देखिए जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथककारी पृष्ठ के ऊपर वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। कैसे होती है विचलित? तो देखिए ये जो बिंदु है, इस बिंदु और इस पृष्ठ के लंबवत जो तल गुजरेगा इस बिंदु से होकर, इसे कहा जाता है अभिलंब। अब देखिए ये जो प्रकाश की किरण है, ये अगर ये वाला माध्यम या पृष्ठ नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधे जाती। लेकिन होता क्या है, जब ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग घट जाता है और वह अभिलंब से दूर अभिलंब की ओर झुक जाती है। एक बार फिर से देखना, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग घट जाता है और वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब देखिए यदि ये किरण वापस सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो देखिए ये होगा इसका अभिलंब। अब जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन अब की बार इसका वेग बढ़ेगा और वेग बढ़ेगा तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। अब देखिए इसे तो कहा जाता है आपतित किरण, इसे कहा जाता है अपवर्तित किरण और इसे कहा जाता है निर्गत किरण। तो देखिए इसकी परिभाषा होगी, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथककारी पृष्ठ पर वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को ही क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि अपवर्तन क्यों घटित होता है? तो अपवर्तन का मुख्य कारण है प्रकाश के वेग में परिवर्तन। प्रकाश के वेग में परिवर्तन किस प्रकार से होता है? तो अभी अभी मैंने आपको बता दिया है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग घट जाता है और वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग बढ़ जाता है और यह अभिलंब से दूर हट जाती है। अब देखिए ये जो किरण है इसे कहा जाता है आपतित किरण, इसे कहा जाता है अपवर्तित किरण और इसे कहा जाता है निर्गत किरण। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच का कोण है ये कहलाता है आपतन कोण आई
उसी प्रकार अपवर्तित किरण और अभिलंब के जो बीच का कोण है ये कहलाता है अपवर्तन कोण R। तो देखो ये अपवर्तित किरण और ये विलंब है तो इसे भी हम R ही कहेंगे और इसे कहा जाएगा निर्गमन कोण E। तो देखें ये जो टॉपिक है ये अपवर्तन की परिभाषा हो गई, इसका कारण हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अपवर्तन से संबंधित कुछ नियम कि अपवर्तन से संबंधित क्या क्या नियम होते हैं, इसका अध्ययन हम आगामी वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ लगातार और इस चैनल को बार बार कह रहा हूं कि नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।